ऐसा बाहर से देखने में लगता है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत रिच है। ज्वेलर्स के लिए एक मिथ है कि जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ता है ज्वेलर्स बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसा लोगों को भी लग रहा है कि अब ज्वेलर इंडस्ट्री वाले लोग साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब किसी को रोका जाता है कि ये मत करना, तब वो दुगनी गति से करना शुरू करता है। मोदी जी ने कहा है ना कि 1 साल तक मत खरीदिए, देशभक्ति भी निभाओ और गोल्ड भी ले जाओ। ज्वेलरी कम्युनिटी आज की तारीख में 85 से 90% हॉलमार्क HUID नंबर वाला अगर सोना खरीद रहे हो, दुबई से सोना लाओगे और यहाँ की प्योरिटी करोगे। जब कंट्री भयभीत होती है ना, तो सबसे पहले सोना खरीदते हैं। ज्वेलरी इंडस्ट्री, जो कि अमूमन लोग कहते हैं कि बिखरी हुई इंडस्ट्री है, इसे ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के मिशन में पिछले 10 सालों से लगे हुए हैं। ये इस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं कि जिससे जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ग्रोथ मिले, वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाए और उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तब है जब वहाँ जो कस्टमर्स आए उनको ट्रस्ट हो, नेटवर्क बिल्डिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन तक रीच आउट हो पाए। तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा? इस बारे में हम आज ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे अंकित नवीन वैद्य जी से, जो कि हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आप अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री के नहीं हैं तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए है कि किस तरीके से आप किसी सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट जीत सकते हैं और किस तरीके से आपको नेटवर्क बिल्डिंग आपके क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में है, उसमें हेल्प करेगी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ज्वेलरी इंडस्ट्री ही क्यों चुना, क्योंकि ये तो पूरा ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इसमें तो काफ़ी मेहनत लगती होगी, तो यही इंडस्ट्री क्यों? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। और मैं जो मिशन में हूँ, उस मिशन को कहीं ना कहीं आपके पॉडकास्ट के द्वारा मैं पूरा करने की कोशिश कर पाऊँगा, ऐसा सोच रहा हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा कि ये इंडस्ट्री में मैंने क्यों कदम रखा, मुझे ये नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है। मेरा तो ये था कि भाई इस इंडस्ट्री में उधारी नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा था कि गोल्ड कभी भी उधार का धंधा नहीं कराती है। आप गोल्ड उधारी में लेने जाओ तो कोई देता नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये क्लियर थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी का बिज़नेस करता हूँ। जब ये इंडस्ट्री के अंदर मैंने एंटर किया था 2016 में, मुझे इस इंडस्ट्री का कैलकुलेशन ही नहीं पता था। क्या 995 होता है, क्या 999 होता है, किस तरह ये इंडस्ट्री वेस्टेज के माध्यम से सर्व करती है अपने आप को। बहुत सारे सवाल थे मेरे अंदर। मैंने बहुत लोगों को अप्रोच किया, स्पेशली ज्वेलर्स को, जिनको इस इंडस्ट्री में नॉलेज था। हर व्यक्ति ने सही रास्ता नहीं बताया। तो मुझे समझ में ये नहीं आया कि यार ये ऐसा क्यों होता है, लोग सही रास्ता क्यों नहीं दिखाते हैं। मुझे जाना था दिल्ली, तो कोई चेन्नई भेज रहा है, चेन्नई से राजस्थान भेज रहा है, राजस्थान से फिर दिल्ली की फ़्लाइट पे जाना पड़ रहा है। तो बहुत घुमा फिरा के बातें होती थी। तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि कभी भी ज्वेलर्स किसी और ज्वेलर्स को सलाह नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी। मुझे ये नहीं पता था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मैं कैसे भी मैनेज करता था अपने अकाउंट्स को एक्सेल के माध्यम से, धीरे धीरे नॉलेज गैदर करते गया। लेकिन उस दौरान सबसे बड़ा हादसा ये हो गया कि मुझे पता चला कि मेरी जो कैपिटल थी वो आधी हो चुकी थी। क्योंकि मेरे पास एक सर्टन कैपिटल के साथ मैंने जब फ्लो स्टार्ट किया, तब मेरे पास कुछ 55 लाख के आसपास की मेरे पास कैपिटल थी। 9 महीना सर्वाइव करने के बाद पता चला मेरे पास अब 28 लाख ही बचे हैं। मैंने मेरे फादर को कहा कि मार्केट से जो कर्जा लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जो खुद की कैपिटल थी वो भी आधी हो चुकी है, तो क्या हम वापस मुंबई चलें? तो फादर ने कहा कि 28 बचा है ना, तो एक काम कर, इसको भी ज़ीरो कर दे। जब तेरा पूरा दाव पे लग जाएगा ना, मतलब कहते हैं ना, पिछवाड़े पे जितनी आग लगेगी उतना ही तेज़ी से तू भागेगा, और तुझे रियल में ऐसा लगेगा तेरी नींद उड़ जाएगी उस चीज़ को लेकर, तो तू उसको पाने के लिए जद्दोजहद कर लेगा। तो मैंने फिर वही किया। मैंने मेरे बाकी के पैसे भी लगा लिए, मार्केट से और उधारी कर ली, और धीरे धीरे हर चीज़ को सीखने की कोशिश में लग गया। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि धंधा गोल्ड को बेचना नहीं है, धंधा एक अलग चीज़ है, एक अलग ऑरा है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको हर दाव पेच खेलने पड़ेंगे। आप सिर्फ माल बेच सकते हो, प्रोडक्ट का नॉलेज धंधा नहीं है। प्रोडक्ट के हर मुकाम पे आपको देखना पड़ेगा कि इसको कौन कौन टच कर रहा है। सेल्स पर्सन, परचेस, अकाउंट्स, टीम, फाइनेंस, बैंक, हर चीज़, हर मुद्दे पे आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। फिर लर्निंग प्रोसेस की मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। धीरे धीरे एक सर्टन मुकाम पे आया,
तो फिर मेरे फादर और मेरे गुरु बैठे थे, उन्होंने कहा कि आज करीबन 7 साल हो गए, अच्छा पैसा तूने कमा लिया इस इंडस्ट्री में, नॉलेज भी नहीं था फिर भी यहाँ तक पहुँचा, तो क्या ये इंडस्ट्री के लोग तुझे याद करेंगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, जितने भी लोग के साथ मैं कनेक्ट हूँ बिज़नेस में वो याद करेंगे ही मुझे। तो बोले चल लगा 10 लोगों को फ़ोन, और हमारे सामने स्पीकर पे फ़ोन लगाया, पूछा, तो उन्होंने बताया कि क्यों नहीं अंकित भाई, आपको याद करेंगे, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस। हर व्यक्ति ने एक ही आंसर दिया, प्रोडक्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है। जैसे ही फ़ोन रखा, मेरे फादर का सबसे पहला सवाल था, जिस दिन प्रोडक्ट नहीं रहेगा तब क्या ये इंडस्ट्री तुझे याद करेगी? क्योंकि हर व्यक्ति प्रोडक्ट और सर्विस की बात कर रहा है। तो फिर गुरु ने कहा कि नहीं बेटा, काम ऐसा कर कि तेरे जाने के बाद भी दुनिया तुझे याद करे। तो मेरे फादर, जनरली कभी भी कोई पिता अपने पुत्र से ये बात नहीं करता है कि तेरे मरने के बाद जिस दिन इंडस्ट्री तुझे याद करे तब मुझे लगेगा कि मैं सही बच्चे के साथ अपने भविष्य को देख पा रहा हूँ। फिर गुरु ने कहा कि तू जब मर के ऊपर जाएगा ना, तो कृष्ण भी तेरे से यही सवाल पूछेंगे कि जो कार्य करने के लिए भेजा था, क्या तू वो सही कर पाया क्या? ये बातें अंदर चुभ गई, और मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि जब मैं इंडस्ट्री में पैर कदम रखा था तो किसी ने भी मुझे साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, मार्गदर्शन नहीं दिया। और जब अगर आपके पास अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र तक का भी नॉलेज हो, लेकिन आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, तो शायद मैं उसी दिशा में फिर आगे बढ़ने की कोशिश में उतरा। बड़े बड़े एसोसिएशन के पास गया एसोसिएट करने के लिए, सब ने बोला कि ये सब बेकार वाक़या है, ऐसा कुछ नहीं होता है इंडस्ट्री में। फिर पापा से वापस डिस्कस किया, फादर गुरु ने फिर एक ही सलाह दी कि तुझे एसोसिएशन की ज़रूरत क्यों है, तो ऐसा काम कर कि एसोसिएशन तुझे सामने से इनवाइट करेगा। फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने नॉलेज शेयरिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने देखा था कि इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वेलर्स कभी किसी और ज्वेलर्स को कोई भी प्रकार के आइडियाज़ देता नहीं है, क्योंकि कौन अपना कॉम्पिटिटर, मतलब मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी इंडस्ट्री में कोई अपना कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं करता है। लेकिन मेरे अंदर अलग मिशन था, मेरा मिशन था कि मुझे इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना है। और वो ऑर्गेनाइज करने के दौर पे मुझे समझ में आया कि जब तक मैं लोगों को नॉलेज नहीं दूंगा तब तक ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती है। तो जितना मेरे पास नॉलेज था वो मैं दे दूं, जो मेरे पास है वो सब दूंगा, तभी तो ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होगी, और तभी मैं अपने मिशन पे कामयाब होऊंगा। और फिर उस मिशन पे मैं शुरू हो गया, और आज आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल, ऐसा बाहर से देखने में लगता है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत रिच है, अंदर की रियलिटी कितनी टफ है? ज्वेलर्स के लिए एक मिथ है कि जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ता है ज्वेलर्स बहुत पैसा कमाता है। कभी ज्वेलर्स 30,000 के भाव में एंटर किया था तो आज 1,60,000 का भाव हो गया, तो ज्वेलर्स के बाद बहुत पैसा है। लेकिन आप ये बताइए कि ज्वेलर्स के लिए तो ये प्रोडक्ट हो गया, अगर उसने 30,000 के भाव से, जैसे मैंने 30,000 के भाव में एंट्री करी थी, ज्वेलर्स के लिए तो ये मृत्यु और जन्म, ये दोनों के बीच की कड़ी हो जाती है। मैंने जब एंटर किया मेरा जन्म हुआ, अब मैं जिस दिन मरूंगा उसका मतलब है कि मैं जिस दिन ये इस इंडस्ट्री से आउट होऊंगा, मैंने जिस दिन ये धंधा बंद करूंगा, तब जो प्रॉफिट आएगा तब मुझे दिखेगा ना, तब तक तो वो प्रोडक्ट लाइन में ही चलेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि आज आप मेरे पास आए, आपने मेरे से 10 ग्राम सोना खरीदा, तो मैंने जैसे आपको 10 ग्राम बेचा आज के भाव में 1,60,000 के भाव में, तो मुझे 1,60,000 में खरीदना भी तो पड़ेगा। तो मुझे कौन सा बेनिफिट हुआ? मैंने तो 10 ग्राम के सामने 10 ग्राम फिर खरीद लिया, तो वापस तो मैंने 1,60 में बेचा तो 1,60 में खरीदा, 1,65 में बेचूंगा तो 1,65। तो यहाँ प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। प्रॉफिट जनरेट कहाँ होता है? प्रॉफिट जनरेट होगा ज्वेलर्स का मेकिंग चार्ज पे। अब वो कितनी मेकिंग चार्ज कर रहा है, कितनी बनवाई कारीगर से करवा रहा है उस पर। लेकिन नुकसान इसके अंदर बहुत है। नुकसान ये है कि मेरे पास सोना था 1 लाख के भाव का, आज मैं 1,65 में बेच रहा हूँ, खरीद भी रहा हूँ वापस 1,65 में, लेकिन 1 लाख से 1,65 के बीच का जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जबकि वो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉफिट जनरेट कराती है, तो इसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को फिर टैक्स देना पड़ रहा है। यहाँ पे ज्वेलर्स का नुकसान होना शुरू होता है, और ये मतलब कह सकता हूँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ज्वेलर्स फ़ायदा नहीं कर रहा, उल्टा नुकसान कर रहा है। और जो अभी जो नुकसान की स्थिति चल रही है, इस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लोगों को भी लग रहा है कि अब ज्वेलर इंडस्ट्री वाले लोग डूब जाएंगे, क्योंकि खुद ऐसा ऐलान हो चुका है इंडिया में कि सोना खरीदना ही नहीं है और आपको यही नहीं करना है। तो आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आप सोना नहीं खरीदिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब आह्वान किया, स्टेटमेंट दिया कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए, जब किसी लोगों को, मतलब मैं कहता हूँ कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब किसी को रोका जाता है कि ये मत करना, तब वो दुगनी गति से करना शुरू करता है। तो मेरे लिए तो ये अवसर है, मैं कहता हूँ मेरे लिए मतलब हमारी इंडस्ट्री के लिए ये अवसर है। आपको आपदा में अवसर ढूंढने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो 10 रास्ते भगवान ने खोल के रखे हैं, आपको अपने ट्रेड को चेंज करना पड़ेगा।
आपको रिसाइकल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको ओल्ड गोल्ड की स्कीम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा है ना कि 1 साल तक मत खरीदिए। ज्वेलर्स अपने तरफ से स्कीम निकाल सकता है, 12 महीने आप पेमेंट करिए, हर महीने 10-10 हज़ार का, 20-20 हज़ार का, 1 महीना हम आपकी तरफ से एक्स्ट्रा करके देंगे, और 13वें मतलब देशभक्ति भी निभाओ और गोल्ड भी ले जाओ। बहुत सारे अवसर निकल सकते हैं। अभी मोदी जी के बयान से अगर ज्वेलरी कम्युनिटी अगर भयभीत है तो इसलिए भयभीत है क्योंकि उनके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक बढ़ावा मिला हुआ है। जब जिस दिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने कदम रख देगा उस दिन ये चीज़ें बदल जाएगी। ये आपदा को भी अवसर में परिवर्तित कर सकता है। तो सिंपल लॉजिक ये कह रहा हूँ मैं, जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, ज्वेलरी कम्युनिटी आज की तारीख में 85 से 90% अनऑर्गेनाइज चल रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कारण आज हमारी जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रही है, और जितनी कर रही है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के मिक्सचर से कर रही है। लेकिन अगर 80% इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो गई तो गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार की जीडीपी जो 7% का योगदान इन इंडस्ट्री का है, ये करीबन 15 से 20% तक जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे एक सपोज जमशेदपुर में एक शोरूम है छगनलाल ज्वेलर्स, ठीक है, बहुत बड़ा शोरूम है और उनके गोल्ड बहुत अच्छे होते हैं, मतलब दिखता है कि गोल्ड है। लेकिन वही आप लमसम टायर 3 सिटीज़ में, टायर 2 सिटीज़ में किसी और ज्वेलरी इंडस्ट्री के पास जाओ, वही वो सेम कैरेट बताएंगे और आपको बोलेंगे कितनी कैरेट का, बट वो चमक नहीं दिखती है जो गोल्ड में होनी चाहिए। तो लोग भी, कस्टमर्स इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो क्या ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में कुछ अलग स्कीमें चलती है कि सेम रेट पे चमक अलग हो जाता है, या कुछ अलग ही माजरा है? देखो, 22 कैरेट का जो सोना होता है उसकी चमक अलग दिखेगी, 24 कैरेट के सोने की चमक अलग दिखती है, 18 कैरेट की चमक अलग रहती है। अच्छा, 22 कैरेट में भी 5-6 प्रकार की चमक आती है, गेरू कलर की चमक आती है, रस्ट कलर की आती है, डस्ट की आती है। तो ऐसा नहीं कि प्योरिटी की कमी है। मतलब मैं तो छोड़ो, मैं तो ये कहता हूँ कि किसी ब्रांड से आप सोना खरीदो और किसी गली में कुचे में हमारा छोटा सा ज्वेलर्स बैठा हुआ है उससे सोना खरीदो, दोनों की प्योरिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस सवाल एक ही है, आप किसी भी ज्वेलर से सोना खरीद रहे हो, क्या वो HUID सोना है, क्या हॉलमार्क HUID नंबर वाला अगर सोना खरीद रहे हो तो उसके लिए मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि दुबई से सोना लाओगे और यहाँ की प्योरिटी करोगे दोनों सेम ही निकलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने और ज्वेलर्स ने अपनी तरफ से सुनिश्चित कर लिया है कि अब जो भी सर्टिफिकेशन देंगे वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो ज्वेलरी आती है वही हम कस्टमर को सर्व करेंगे। तो अब प्योरिटी का तो कोई खेल बचा ही नहीं है। बात आती है कि कलर की, तो कलर तो कैसा होता है, जैसे जैसे डिज़ाइंस, जैसे जैसे सिटी, जैसे जैसे लोग, उसके हिसाब से उसको कलर को दिया जाता है। मतलब बहुत बार तो काला हो जाता है सोना, तो ये काला करवाया जाता है क्योंकि ये फैशन है। एंटिक माल दिखेगा कैसे? एंटिक ज्वेलरी दिखाने के लिए थोड़ा आपको उसको ब्लैकआउट करना पड़ेगा ना। अब प्योर अगर येलो कलर का सोना होगा तो आप उसको एंटिक ज्वेलरी नहीं बोल सकते, तो ये उसको काला कराने का खर्चा लगता है। तो ये सब मीथ है। बेसिकली ज्वेलर्स अपने तरफ से प्रॉपर तरीके से काम करता है, आपके पास उसका प्रॉपर तरीका होना चाहिए। आपकी डिमांड होनी चाहिए कि मुझे इनवॉइस भी चाहिए, आपकी डिमांड होनी चाहिए कि मुझे HUID वाला सोना ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सारे मिथ क्लियर हो जाएंगे। ओके। आज के समय में मिडिल क्लास फैमिली जो है वो FD से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करती है, और मिडिल क्लास फैमिली अभी बहुत डरी हुई है क्योंकि ऑब्वियसली शादी का सीज़न है नवंबर दिसंबर में, और वो शॉपिंग अभी से ही शुरू हो जाती है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे, क्या वो गोल्ड खरीदे, और किस तरीके से फिर चीज़ों को करे? मैं हमेशा हर व्यक्ति को एक ही हिदायत देता हूँ, मतलब मैंने मेरे अनुभव से कह रहा हूँ और मैंने दूसरे लोगों के जो सफल एक्सपीरियंस देखे हैं, एक ही चीज़ कहें, आपके जेब में जिस दिन पैसा हो उस दिन सोना खरीदो। सोना महंगा है, सोना सस्ता है, ये सब दौड़ में मत रहो। आपके पास सोने के खरीदने के पैसे हैं ना, तो आज खरीद लो, क्योंकि ये सोने का भाव आज दिख रहा है, आगे आने वाले समय में दिखेगा नहीं दिखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप अभी तक का रेशियो देख लीजिए, 2013 में सोना की रेट क्या था, 2015 में क्या हो गया, 2018 में क्या हो गया, आज क्या चल रहा है। क्योंकि जब जब वैश्विक आपत्ति आती है विश्व की तरफ, देश के तरफ, कंट्री की तरफ, तब तक सोने के भाव ने अपने नए मुकाम को छुआ है। और जो स्थिति, जो परिस्थिति आज के सिनेरियो में बनी है जोग्राफिकली, आपको लगता है क्या कि ये युद्ध थमेगा? आज एक ने युद्ध बंद कर दिया तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरे ने बंद कर दिया तीसरा शुरू हो गया, और हर व्यक्ति को एक डर लगा हुआ है। कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, अभी लोगों की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। जब कंट्री भयभीत होती है ना, तो सबसे पहले सोना खरीदती है। क्योंकि मैंने अगर आपसे आज डॉलर में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मुझे ऑयल चाहिए, तो मैं डॉलर आपको दूंगा। अब पता चला डॉलर ही बैंड हो गए, अब मैं ट्रांजेक्शन करूँगा कैसे? तब उस टाइम पे सोना ही ऐसी करेंसी है जिससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। इसी दौड़ में आज हर कंट्री अपने यहाँ पे सोना खरीदे जा रही है।
हर तरीके से सोना खरीद रही है, कर्जा करके भी सोना खरीद रही है। तो सोना जब वैश्विक मतलब हम कहते हैं कि विश्व के स्तर पे खरीदा जा रहा है, तो हम लोगों को तो ये सोचना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसा है ना, आप सोना खरीदो, जो भाव में मिल रहा खरीदो, क्योंकि सोना आगे अपनी नई मुकाम, नए रिकॉर्ड्स तोड़ते जाएगा। और ये मेरी प्रिडिक्शन नहीं है, मैं डेटा, क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। और डेटा तो यही कहता है कि सोने का भाव आगे बहुत अलग तरीके से आपको दिखेगा। मार्केट में तो अभी ये भी र्यूमर चल रहा है कि सोना का दाम अभी आने वाले समय में और कम हो जाएगा, क्योंकि सोना खरीदने मना कर दिया गया है। देखो, अगर सोने का दाम, पहले तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये कहा कि सोना मत खरीदो, और पता चला सेकंड डे में ही सोना 11,000 प्लस हो गया, तब लोगों के विचार तो ऐसे ही बदल गए। सोना नहीं खरीदने का अर्थ ये होता है कि भाई इंपोर्ट को घटाना, देशभक्ति निभाना, ये है। क्या सोना मार्केट में जो ऑलरेडी हमारे हिंदुस्तान के अंदर 25,000 टन ऑलरेडी सोना अवेलेबल है, आपस में ही रिसाइकल में ही बहुत सारा सोना निकल आएगा। अभी तो लोगों ने अपने घरों से सोना निकाला ही नहीं है, उसको यूटिलाइज ही नहीं किया है, खरीदते गए रखते गए, खरीदते गए रखते गए। आप देखिए, मतलब ये जो है ना, ये चीज़ सारी पूरी पलट जाएगी। क्योंकि फिर कहूँगा, जब मना किया जाता है ना, ये काम मत कर, तब आदमी दूसरे और डबल फोर्स से करता है। तो ये जितनी बार मना करते हो, मैं तो बताऊँ, ये अवसर है हमारे लिए। हर इंडस्ट्री को ये समझना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट लाइन को जब रोका जाता है ना, तो डबल फोर्स से वो इसका सेल बढ़ जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आज के बाद पॉडकास्ट मत करो, ये पॉडकास्ट नहीं चलेगा, तो नेगेटिव मार्केटिंग भी पॉडकास्ट को नए लेवल पे ले जाती है। हर चीज़ रोकने पे बढ़ती है, समझदारी से घटती है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, मान लीजिए कि इसी फेज़ में कोई अपना, आप बहुत लोगों को कंसल्ट भी करते हैं, बहुत सारे शोरूम्स भी जा रहे हैं जो नए तरीके से खोलना चाह रहे, ओपन कर रहे हैं। तो कोई अपना अगर नया शोरूम खोलने जा रहा है इसी दौरान, इसी सिचुएशन में, तो उसका ज़ीरो से लेके जो 90 डेज़ का उसका पूरा प्लानिंग होना चाहिए, वो किस तरीके का होना चाहिए? अगर कोई आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर अपना नया कदम रखना चाहता है, जैसे मैंने 2016 में रखा था, आज वो भी रखना चाहता है, बहुत सिंपल सिस्टम है। आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री के 10 पिलर्स के ऊपर फोकस करना है। बस वो 10 पिलर्स जिसने भी सीख लिया ना, वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना धंधा बना सकता है। सिंपल है। और ये सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए नहीं, हर इंडस्ट्री के लिए काम करता है। पहले तो आप इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हो, आपका विज़न क्या है। आपके पास विज़न होना चाहिए। कोई भी चीज़ में, कोई भी बिजनेस में एंटर करने का विज़न होता है। आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो ना, आपका विज़न क्या है, क्यों इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, क्या मिशन लेके आते हो, क्या विज़न लेके आते हो। जैसे अगर मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ और मुझे कहीं जाना है, तो मैं स्टेशन पे जाके ये थोड़ी बोलूँ मुझे कहीं जाना है, मुझे डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। जैसे मैं इंदौर से निकल के दिल्ली आया, तो मैंने डिसाइड किया था मुझे दिल्ली आना है, तो मेरा मिशन क्लियर था कि मुझे दिल्ली जाना है पॉडकास्ट करने के लिए। सेकेंड, उसकी प्लानिंग, मैंने उसके लिए फ़्लाइट बुक करी, मैंने समय निर्धारित करा, मैंने वहाँ जाके कितने लोगों से मिलना ये निर्धारित करा, मैंने वहाँ का एड्रेस ले लिया, मैंने होटल का स्टे ले लिया, मैंने कैब बुक करी, हर चीज़ की प्लानिंग। तो पहले आता है मिशन, फिर आती है उसकी प्लानिंग, फिर प्लानिंग के बाद तीसरी चीज़ आती है स्ट्रेटेजी। लोग आपको क्यों चुने, आपने मुझे क्यों चुना पॉडकास्ट पे लाने के लिए, उसके पीछे भी एक रीज़न होगा। वैसे ही ज्वेलर्स के पास कस्टमर क्यों आएगा, ऐसा ज्वेलर्स के अंदर क्या है, तो वो उसका स्ट्रेटेजी के बाद स्ट्रक्चर के बाद उसकी एसओपी जब क्रिएट हो जाती है तो उसके लिए फिर टीम चाहिए, टीम के बाद उसका रिव्यू सिस्टम बनाना, उसके बाद ग्रोथ, स्टेबिलिटी और लास्ट में आता है फाइनेंस। बस ये 10 मॉडल पे सारे बिजनेस रुके हुए हैं। जितने भी हमारे कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, तनिष्क, मालाबार, सैनको, जोया लुकास, या हम कह सकते हैं कल्याण, ये सब ये 10 पिलर पे काम कर रहे हैं। तो ज्वेलर्स को अगर ये 10 पिलर समझ में आ गया ना, तो ये इंडस्ट्री अलग तरीके से ग्रो करना शुरू कर देगी। आपने अभी लग्जरी ब्रांड्स की बात की, ये सारे जितने आपने नाम लिए ये लग्जरी ब्रांड्स में आते हैं। तो ये लग्जरी ब्रांड्स जो हैं वो इमोशनल सेलिंग कैसे करते हैं लोगों को, जिस तरीके से वो करते हैं, तो उससे जो नॉर्मल ज्वेलर्स हैं उनको कैसी सीख लेनी चाहिए? देखो, लग्जरी ब्रांड इमोशनल सेल करने के लिए एक्ट करते हैं, लेकिन जब हमारे ट्रेडिशनल ज्वेलर्स एंटर करते हैं, जिनको हम लोकल ज्वेलर्स कहते हैं, जिसको हम हेरिटेज ज्वेलर कहते हैं, पारंपरिक ज्वेलर्स कहते हैं, ये एक्ट नहीं करते हैं, ये एक्चुअली फील कराते हैं। आप तनिष्क पे जाओगे तो क्या तनिष्क के जो ऑनर है टाटा फैमिली से, वो लोग आपको वहाँ पे गेट पे मिलेंगे क्या? लेकिन अगर आप अपने हेरिटेज ज्वेलर्स के पास जाओगे, पारिवारिक ज्वेलर्स, तो आपको ऑनर ग्रीट करने आएगा, आपसे धंधे की बात नहीं करता है। वो सबसे पहले आपको पूछता है कि आपके घर में, परिवार में सब कैसे हैं, क्या मंगल चल रहा है, कुछ ऐसा हुआ क्या, कहाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये जो फीलिंग वाला धंधा है ना, ये हमारे लोकल ज्वेलर्स बनाते हैं। कॉर्पोरेट तो डीलिंग वाला धंधा बनाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद भी आ गई और आपने उनको कहा कि मैं 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगी, तो वो आपको मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे डील नहीं है, वहाँ फीलिंग है।
आप ब्रांड में जाके बोलो 2 दिन बाद पेमेंट करती हूँ, सर ठेली तो छोड़ो, एक कागज़ का टुकड़ा भी बाहर ले जाने नहीं देंगे। मैं कॉरपोरेट ज्वेलर्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारे ज्वेलर्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए ना, इसका मुझे दुख है। और ऑर्गेनाइज करने की प्रतिज्ञा के साथ मैं इस इंडस्ट्री में उतरा हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना है। जिस दिन ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना, तो मुझे लगता है मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाया, क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइज होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो क्योंकि भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, राजस्व क्रिएट होगा, क्योंकि जब धंधा बढ़ेगा तो टैक्सेशन जाएगा गवर्नमेंट के पास, टैक्स जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो उसके ऊपर भी टैक्स जाएगा। तो कैसे भी करके भारत की जीडीपी जो आज 7% का योगदान जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर कर रहा है, यही योगदान इसी माध्यम के द्वारा 15 से 20% पे अपना रुख बदल लेगा और भारत को आगे ले, क्योंकि भारत में हमने जन्म ले लिया, भारत ने अपना कर्तव्य पूरा किया, हमने भारत के लिए क्या किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे माध्यम से कहीं ना कहीं मैं अपना योगदान दूं और इसी माध्यम के द्वारा हमारा पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर ये योगदान में अपना सहयोग दे। भारत में अमूमन जो ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेके एक चलन चली आ रही है, जो अमूमन देखा जाता है, लोगों को ये लगता है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री से फैमिली बिजनेस ही है। तो क्या फैमिली बिजनेस ही होना ज़रूरी है, उसी में एडवांटेज मिलता है, या कोई नया आदमी भी जिसको इंटरेस्ट है, जिसका पैशन है, वो शुरू कर सकता है? आपने बहुत अच्छी बात बताई कि क्या पारंपरिक जो है ना वंश परंपरागत चले आ रहे हैं वही इंडस्ट्री का हिस्सा बन पाते हैं क्या। तो आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है, मेरा कोई इस बिज़नेस से रिलेशन नहीं है। मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ और सिर्फ 2016 से मैंने इस इंडस्ट्री में एंटर किया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरे माध्यम से कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आपको बस बिज़नेस करना आना चाहिए। आपने अगर बिज़नेस के 10 पिलर समझ लिए, आप फर्स्ट जनरेशन हो, कल बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई भी कर सकता है। उल्टा पारंपरिक और जो कैसे हैं ना वंश परंपरागत जो ज्वेलर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़े ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम बस यही है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है। जिस दिन ऑर्गेनाइज हो जाएंगे ना भाई, ये पूरा गेम बदल जाएगा। मेरा कंसर्न सिर्फ एक ही है, इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि आज की तारीख में भी 85% से ज़्यादा यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। बस उसको ऑर्गेनाइज करना ही मेरा, क्योंकि अगर नहीं ऑर्गेनाइज हुए ना तो ये ख़त्म भी हो जाएंगे। क्योंकि जो अभी जो एक मौसम चल रहा है, ये मौसम में टिके रहने के लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। कभी पॉलिसी का मौसम आ जाता है, कभी हमारे नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल देते हैं, कभी ड्यूटी का चेंजेस आप सोचिए कि ड्यूटी कब कब चेंज हो रही है। अभी 1 साल पहले ड्यूटी 6% पे आई, अभी 1 से 1.5 साल नहीं हुआ, अब ड्यूटी सीधी 16% 15% पे चली गई। कुछ भी हो रहा है, लेकिन फिर भी क्यों टिक पाओगे अगर आप ऑर्गेनाइज हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास प्रोसेस है, आपके पास SOP, आपके पास टीम है, टीम को चलाने के लिए आपके पास ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हर चीज़ से लड़ने की आपके पास ताकत है। आप अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र के साथ अंदर एंटर कर सकते हो, बस आपके पास मार्गदर्शक की कमी है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर आज की तारीख में ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, ना बिजनेस कोच है, ना मेंटोर है। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि ये उसी की बात सुनना पसंद करती है जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। ये बहुत अलग तरीके, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री मंगल ग्रहवासी लोग रहते हैं। ये मंगल की इंडस्ट्री है, इनको मंगल की भाषा ही समझ में आती है। इनको कोई दूसरा व्यक्ति अच्छी बातें भी बोल जाएगा ना तो उनको नहीं, क्योंकि वो जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आज हमारी इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेशन से ज़्यादा कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपको धंधा चालू करना है, 2 करोड़ रुपया तो आपका मिनिमम लगना है। अब 2 करोड़ में तो आप दूसरी इंडस्ट्री में कुछ भी कर लोगे, लेकिन इस इंडस्ट्री में नहीं हो पाता है। यहाँ पे तो सोने की कीमत 1 करोड़ 60 लाख की है, चांदी भी ऐड करोगे, थोड़ा बहुत डायमंड ऐड करोगे, सर 2 करोड़ में कुछ नहीं होता मैडम। तो ये इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लर्निंग को एक्टिवेट करना।